हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट ने वापस से अपना मन बना लिया होगा कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की ओर ही जाना है। और अगर फर्स्ट ग्रेड की ओर अगर जाना है तो आप अपनी तैयारी को वापस से चालू कर दीजिए अभी से ही। तो इसके लिए अभी आपको जो तैयारी करनी होगी उसमें थोड़े से कुछ चेंजेस करने होंगे, जैसे आरपीएससी के नए पैटर्न के अनुसार आप जो बुक पढ़ रहे थे या फिर जो रवैया अपना रहे थे उसमें से जो आपकी रणनीति थी उसमें आपको कुछ चेंजेस करके चलना होगा, ताकि आपका 40% का जो क्राइटेरिया है वो पार हो जाए। क्योंकि स्कोरिंग हम सेकंड पेपर में भी कर सकते हैं, लेकिन पहला जो टारगेट होना चाहिए कि हमारा 40% का क्राइटेरिया पार हो जाए। तो इसके लिए हमें इस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी होगी इस बार, और इस तरह से हमारी जो बुक लिस्ट है उसको फॉलो करना होगा कि हर जो टॉपिक है या हर सब्जेक्ट है उसको हम साथ में लेके चलें, और हर टॉपिक में हर सब्जेक्ट में से हम कम से कम भी नहीं तो जैसे किसी में से 5 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन तो हम कर पाए। तो इसके लिए मैं नीतू सिंगल अपने YouTube चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। इसके लिए आपको इस बार फ्रेंड्स क्या होगा कि आपको हार्ड वर्क तो हम जो करते ही हैं, साथ में हार्ड वर्क के साथ हमें स्मार्ट वर्क की स्टडी भी करनी होगी, यानी स्मार्ट वर्क भी करना होगा। स्मार्ट वर्क से मतलब कौन सा जो सब्जेक्ट है जो हमारा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, और ये हमें कुछ स्ट्रेटेजी अपनानी है जिसके कारण हम उनको भी स्ट्रॉन्ग कर पाए। आपको ये तो अब बिल्कुल तैयारी करने से पहले ही गांठ बांध लेना होगा कि आपको जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ना होगा। कोई भी सब्जेक्ट आप छोड़ नहीं सकते। जैसे पहले आप बोलते थे हिंदी को छोड़ दो, इंग्लिश को छोड़ दो, मैथ को छोड़ दो, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को अब नहीं छोड़ सकते। तो मैंने कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की थी और आगे अभी कौन सी बुक लिस्ट है जो बेटर साबित हो सकती है, उसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने जो स्ट्रेटजी फॉलो की थी, जो बुक लिस्ट फॉलो की थी, उसके अकॉर्डिंग मेरे लगभग 80 के लगभग यानी 38 प्लस जो क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं, यानी मेरा 40% का जो क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। तो मैं आपको भी वो अपने अकॉर्डिंग वही लिस्ट है या फिर वही सजेशन आपको बता रही हूँ। अगर आपको अच्छे लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं इसका एक एक सब्जेक्ट में कौन सी बुक हमें पढ़नी है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे सबसे पहला है हमारे जो सिलेबस है। हाँ, सबसे पहले आपको सिलेबस है उसकी कॉपी निकलवा के रखनी है। आपको मोबाइल में सिलेबस नहीं रखना है, अपने पास सिलेबस लगो। सबसे पहले वापस से, चाहे आपने तैयारी कर रखी है लेकिन फिर भी आप वापस से उस सिलेबस को 2 बार 3 बार वापस से रीडिंग करो, ताकि आपको लगे कि मेरा कौन सा पॉइंट किस वजह से कमजोर रहा था। और जो नए स्टूडेंट हैं उनको तो यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, वापस से 2 या 3 बार उनका सिलेबस पढ़ना है, साथ में नई बुक लिस्ट है उसको फॉलो करना है। इंडियन हिस्ट्री के लिए अभी तक नाथ पब्लिकेशन की बुक ही अच्छी बताते थे, और अभी भी नाथ पब्लिकेशन की बुक ही अच्छी है। हालांकि हो सकता है आपके पास जो स्टूडेंट पुराने हैं उनके पास पुरानी बुक है, उसी को आप फॉलो करो। अभी इसमें नया अपडेट हो सकता है, नई बुक आए तो आप नई परचेज कर लेना। और इसके साथ ही अगर फ्रेंड्स अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर सकें तो एनसीईआरटी की जो 9, 10, 11, 12 में जो इंडियन हिस्ट्री के हमारे टॉपिक दे रखे हैं उन टॉपिक्स को आप एक बार उन बुक्स में से देखकर और एनसीईआरटी की बुक्स में देखकर उसके छोटे छोटे नोट्स बना लें। अगर आप नोट्स उनके बना लेंगे, क्योंकि अभी इस बार जो भी क्वेश्चन आए थे वो बता रहे हैं कि एनसीईआरटी की बुक में से ही आए थे। तो आप थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन आपकी इंडियन हिस्ट्री है वो अच्छे से तैयार हो जाएगी। साथ में आप गाइडेंस के लिए नाथ पब्लिकेशन की बुक आप साथ में रखेंगे। जैसे नाथ पब्लिकेशन की पुराने स्टूडेंट को सबको पता है, नए स्टूडेंट हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि जैसे ये इसकी नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है, एक राजस्थान हिंदी। मेरे पास पुरानी बुक है, नई बुक भी इसकी आती है जो पवन भवरिया सर की आती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान हिस्ट्री की। राजस्थान जो हिस्ट्री है आपको नाथ पब्लिकेशन की बुक में से पढ़नी है। नाथ पब्लिकेशन की बुक में से ही राजस्थान हिस्ट्री के तो सारे क्वेश्चन लगभग आए थे इस बार। ठीक है, हमारे साथ क्या माइनस पॉइंट होता है कि हम उसको जो है अच्छे से रिवाइज नहीं करते हैं, जो और जिन्होंने अच्छे से रिवाइज किया था वो सारे क्वेश्चन भी अच्छे से कर पाए थे। ठीक है, राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स है, आप इसकी जो पतली पतली राजस्थान हमारे अध्ययन की बुक्स हैं उन बुक्स को पढ़ लें। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं वो तो नाथ पब्लिकेशन की बुक है उसको भी वापस से पढ़ें। साथ में जो राजस्थान अध्ययन की बुक आती हैं, जैसे ये है राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलन शौर्य परंपरा, कक्षा 9 की है, 10, 11 12 की तक आती है। तो इन बुक्स को आप
एक बार रीडिंग मार लें, क्योंकि इनमें से ही इस बार राजस्थान अध्ययन की बुक में से भी काफी क्वेश्चन फंसे थे। ठीक है, और जो न्यू स्टूडेंट है वो भी राजस्थान अध्ययन की बुक ही पढ़ें, क्योंकि नाथ पब्लिकेशन की जो बुक है या फिर किसी और पब्लिकेशन की जो नई अच्छी बुक आएगी वो अपडेट होकर आने वाली है। वैसे बेस्ट बुक इसकी नाथ पब्लिकेशन की रहने वाली है, और अगर आप इसके लगभग हमारे दोनों में इस दोनों तीनों पोर्शन को मिला के कितने क्वेश्चन आते हैं, इसमें 15 क्वेश्चन हमारे आते हैं। अगर 15 क्वेश्चन में से हम अगर 10 क्वेश्चन भी अचीव कर लेते हैं तो ये हमारे लिए एक बेस्ट रहता है। क्योंकि अभी जो वो टाइम है वो गया कि 15 में से हम 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के कर पाएंगे, और आगे के जो और कुछ सब्जेक्ट को हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी इतना डीप है, इतना टफ आता है, और आपको एक बुक ही फॉलो करनी पड़ेगी। क्योंकि फ्रेंड्स अगर एक बुक फॉलो कर लो, साथ में एनसीईआरटी या राजस्थान अध्ययन की बुक फॉलो कर लो, क्योंकि आप एक से अधिक बुक फॉलो करोगे तो इंडियन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आपका ये पोर्शन है वो सही हो जाए। तो इसके लिए आप एक बुक को फॉलो कर लो, नाथ पब्लिकेशन बेस्ट बुक है। साथ में मैंने आपको बताया अगर आप बना सको तो एनसीईआरटी की बुक में से इसके नोट्स बना लो। इंडियन राजस्थान हिस्ट्री के लिए आप राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स है उसको पढ़ लो साथ में। इसके अलावा राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है, उसके लिए भी आप नाथ पब्लिकेशन की बुक ले लो, साथ में राजस्थान अध्ययन की जो बुक है उसको ही फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसके लिए मैं बता दूं, एक पप्पू सिंह प्रजापत सर की जो बुक आती है, पप्पू सिंह प्रजापत सर की बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी बुक आती है। इसका मैंने फर्स्ट एडिशन आया था तो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप का लिया था। इसमें इन्होंने डिटेल भी दे रखा है, ऑब्जेक्टिव भी दे रखा है, तो आप इस बुक को भले साथ में आप खरीद सकते हैं अभी, क्योंकि इस बुक में थोड़ा सा डिटेल भी है। साथ में इसके जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो पुराने एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, और उनको आप साथ में रिवाइज करते जाएंगे तो आपको काफी हेल्पफुल रहने वाली है। पप्पू सिंह प्रजापत सर की बुक है। अब हम अगले, ये तो हो गया हमारा इंडियन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट, जिसमें हमारे लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला पार्ट आता है हमारा मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है जिसे अधिकतर स्टूडेंट छोड़ते हैं, अभी तक छोड़ते थे, लेकिन अब इसमें से लगभग 10 क्वेश्चन आने लगे हैं, और ये 10 क्वेश्चन आने लगे हैं तो इस पार्ट को हमें स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हो। तो बुक के लिए हम बात करें तो इसमें एक तो या तो यूएस शेखावत सर की और मथुरिया सर की जो बुक आती है वो अच्छी बुक आती है। अब ये शेखावत की बुक ले लो या फिर मथुरिया की बुक ले लो, जो आपको केवल किसके लिए काम आएगी, आपको जो रिवीजन करने के लिए या फिर प्रैक्टिस सेट के लिए काम आने वाली है। लेकिन जिनकी मैथ बहुत ज्यादा कमजोर है, रीजनिंग मैथ जिनकी बहुत ज्यादा कमजोर है, या फिर जो अच्छे से नहीं कर पाते हैं, उनको मैं तो यही सजेशन करूँगी आप एक कोचिंग ले लो। मतलब आप पूरा सब्जेक्ट की कोचिंग नहीं लेके आप छोटी छोटी अलग अलग सर से अलग अलग कोचिंग लो। जैसे मैथ आपकी कमजोर है, मैथ की कोचिंग ले ली, आपकी अगर हिंदी कमजोर है, हिंदी की कोचिंग ले ली, इंग्लिश कमजोर है, इंग्लिश कमजोर कोचिंग ले ली, तो आप अलग अलग कोचिंग लो इस तरह से छोटी छोटी। एक ही के, क्योंकि अगर आप एक ही सर की कोचिंग लेते हो या फिर एक ही किसी इंस्टीट्यूट की कोचिंग लेते हो तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि सारे सर अच्छा पढ़ाए। तो आप जैसे मैथ रीजनिंग है उसके लिए आप कोई ऑनलाइन कोचिंग ले लो, और ज्यादा बेस्ट रहेगा आप ऑनलाइन कोचिंग लो, क्योंकि ऑफलाइन जो कोचिंग होती है उनमें आने जाने में भी बहुत टाइम खराब होता है। आप जैसे कोचिंग ले लो, इसमें मैंने एक देखे हैं, एक सर पढ़ाते हैं विवेक चौधरी सर, मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छे से समझाते हैं, मुझे उनका समझना काफी अच्छा लगता है। तो अगर आप चाहें तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, या फिर उत्कृष्ट के एक सर है, किशोर सर है शायद, हाँ, उनकी भी मैथ और रीजनिंग अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं जो मैथ में कमजोर है वो अभी से मैथ और रीजनिंग की अगर इनकी ऑनलाइन क्लासेस मिल जाती हैं तो वो यूट्यूब पे क्लास मिल जाती है, यूट्यूब पे नहीं तो आप इनके ऑनलाइन पे करके कोचिंग ले सकते हो। वैसे यूट्यूब पे भी इनकी काफी क्लासेस डाले हुए हैं, तो आप उनसे देख के समझ सकते हो, और प्रैक्टिस अभी से चालू करो। आप रोज रात को 1 घंटे अगर मैथ रीजनिंग को दोगे तो आपकी मैथ और रीजनिंग इतनी अच्छी तो हो जाएगी कि आप 5 से 6 क्वेश्चन इसमें से कर पाएंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग केवल प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। वहां पे आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो वहां पे जाके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो। अब आगे हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी है, हिंदी के लिए नवीन हिंदी व्याकरण रचना है वो अच्छी आती है, या फिर नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है वो भी काफी अच्छी आती है। दोनों बुक इसकी अच्छी है, इनमें से एक ले लो या दोनों लेनी है तो आपको दोनों ले लो। जैसे ये नवीन हिंदी व्याकरण रचना के नाम से आती है, राजस्थान बोर्ड की है, ठीक है, या तो ये बुक ले लो आप, है ना, और या फिर एक नाथ पब्लिकेशन उन्होंने भी निकाली थी एक बुक, ये बुक है फ्रेंड्स, आप देख लो इसकी, तो आप इसी की भी ले सकते हैं हिंदी के लिए, ठीक है। लेकिन और इसके अलावा
अगर जो हिंदी वाले स्टूडेंट है, आर्ट्स के स्टूडेंट है, उनकी तो हिंदी अच्छी होती ही है, लेकिन जैसे साइंस के स्टूडेंट है या कॉमर्स के स्टूडेंट है, उनकी हिंदी थोड़ी कमजोर होती है। तो मेरी भी हिंदी काफी कमजोर थी। मुझे भी लगता था कि मैं हिंदी में कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जब भी मैं प्रैक्टिस करती थी मेरे सारे क्वेश्चन इसमें गलत ही होते थे। लेकिन बाद में मैंने एक 5-6 वीडियो देखी थी लास्ट टाइम में, कोकुंडा सर करके हैं, यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, वो कभी कभी आते हैं। तो उनकी 5-6 क्लास मैंने फर्स्ट ग्रेड के लिए लगाई थी, उन्होंने उनके पुराने पेपर वगैरह देखे थे, तो उससे मैंने ये करे थे। और हिंदी मतलब जो कर पाई तो मेरे में लगभग 4 क्वेश्चन तो सही है, एक क्वेश्चन है थोड़ा सा असमंजस में है, अगर वो सही भी हो सकता है, नहीं भी है, उस पर रेट लगाई हुई है। तो आप इनकी क्लास दे सकती है, बड़ा ट्रिक से पढ़ाते हैं। किससे पढ़ाते हैं? ट्रिक से पढ़ाते हैं कोकुंडा सर। तो आप है ना, हमें तो सिर्फ क्या है कि सब्जेक्ट निकालना है। तो आप इनकी क्लासेस देखो, मुझे बहुत अच्छी लगी। आप देख लेना यूट्यूब पर, कोकुंडा सर करके है। तो ये बड़ा ट्रिक से पढ़ाते हैं, तो आपकी हिंदी है वो अच्छी हो जाएगी। और हिंदी के आप 5 क्वेश्चन है इसमें आने वाले हैं। 5 में से अगर 5 भी नहीं तो 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन भी सही हो जाए, क्योंकि इस बार हिंदी इजी आई थी, तो सबके ज्यादातर सही हो गए थे। तो आप हिंदी पर फोकस करो, तो इतना भी फोकस मत करो, साथ में मतलब आधा घंटा इतना ही आप हिंदी को डेली दो, तो आप इसमें कर सकते हो। आगे आता है सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश सब्जेक्ट है, आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए काफी हार्ड होता है, लिटरेचर वालों के लिए सही है, साइंस वालों के लिए भी कई स्टूडेंट के लिए सही है, हार्ड भी होता है। तो इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, आप कितना भी पढ़ लो तो भी आपके क्वेश्चन सही होंगे या नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जैसे सब पहले बोलते थे इनडायरेक्ट डायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव ज्यादा आते हैं, लेकिन इस बार वोकैबुलरी पे ज्यादा ध्यान दे दिया गया, वोकैबुलरी ज्यादा आई थी। तो इंग्लिश के बारे में हम ज्यादा नहीं कह सकते। बीएल रस्तोगी की बुक है, इसमें से मैंने पढ़ा था, काफी अच्छी बुक है, लेकिन थोड़ी लेंथी बुक है। इसकी बजाय अगर आप 9-10 की ग्रामर की बुक आती है उसको पढ़ लो, 9-10 की ग्रामर की बुक से भी काफी समझ में आ जाएगा। और अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम लगती है तो आप इसकी कोचिंग ले लो, तो कम से कम ज्यादा भी नहीं तो 5 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 5 में से अगर आप 2 भी क्वेश्चन करके आएंगे तो आप लीड कर सकते हैं। तो 5 क्वेश्चन में से 2 भी आप इसके करके आ सकते हैं। हालांकि मेरे पास इसकी बीके रस्तोगी सर की बुक थी, काफी अच्छी बुक है, जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ सकते हैं वो इसको बीके रस्तोगी सर की बुक को ले सकते हैं। नहीं, इसके अलावा 9-10 की आप ग्रामर की बुक ले लो, या फिर इसके लिए भी कोई कोचिंग या यूट्यूब पर क्लास देख सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको मैं बार बार यही कह रही हूँ, आपको चलना साथ में ही पड़ेगा। मतलब अभी से इनकी तैयारी, इन सब्जेक्ट को ये नहीं है कि लास्ट टाइम के लिए हम छोड़ देते हैं हिंदी, आपको रेगुलरली पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बारे में एक आगे एक वीडियो बनाएंगे कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम और कब देना है हमें। करंट अफेयर्स एक ऐसा है जिसके लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, और जिसपे सबने जो एक बड़ी उम्मीद थी उस उम्मीद से, मतलब ये उम्मीद ने इसे तोड़ दिया। करंट अफेयर्स ने, मतलब इतनी हाई फाई करंट अफेयर्स इस बार आई थी कि सबके ही तोते उड़ गए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी करंट अफेयर्स पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि करंट अफेयर्स जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा, मतलब एग्जाम डेट आएगी, उससे 6 महीने पहले तक की करंट अफेयर्स आती है। अभी तक जो आरपीएससी के 2025 के एग्जाम हुए उनमें इतनी ही करंट अफेयर्स आ रही है। तो इसमें आपको सिर्फ एक चीज करना है कि आपको डेली न्यूज पेपर पढ़ना है। आप कोई भी ले लो, चाहे राशन पत्रिका ले लो, दैनिक भास्कर ले लो, कोई भी एक न्यूज़पेपर है उसको डेली पढ़ने की आदत डालो। और उसमें से अगर कुछ मुख्य पॉइंट आपको लगते हैं तो आप अपनी एक डायरी बना लो, उसमें आप नोट करते जाओ। ठीक है, साथ में एक मूमल ले लो, 2 महीने वाली जो मूमल आती है उस मूमल को आप पढ़ लो। तो आप पतली सी बुक आती है, 2 महीने में एक बार आएगी, उसको आप 4-5 दिन में आप पढ़ सकते हो। तो इस तरह से आप एक मूमल पढ़ो, साथ में न्यूज़पेपर। इसमें ना आप अगर करंट अफेयर्स में से नहीं भी आएगी तो एक आपको जो करंट अफेयर्स को डेली पढ़ने की आदत है वो डेवलप हो जाएगी। तो अभी तो आप यही कर सकते हैं, न्यूज़पेपर डेली पढ़ो और एक मूमल ले लो। ठीक है, बाद में जब एग्जाम से 6 महीने पहले तक की आएगी उसके लिए करंट अफेयर हमें देखनी है, तो इसका जैसे मूमल का अर्धवार्षिक आ जाएगा, जो राजस्थान के लिए तो बहुत अच्छा है। राजस्थान के क्वेश्चन इसमें से फंस जाते हैं, इस बार भी आए थे, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन आए थे उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन आए थे राजस्थान से आए थे, और 4 या 5 इंटरनेशनल क्वेश्चन आए थे। तो इंटरनेशनल नेशनल लेवल का आप कुछ नहीं कह सकते, इसके लिए आप आगे हो सके तो प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हो, क्रोनोलॉजी भी ले सकते हो, वो भी अच्छी है। या फिर जो दृष्टि आईएएस है,
दृष्टि आईएएस है, उसका एक चैनल है, उस चैनल पे डेली 10 मिनट की या 5 मिनट की एक वीडियो आती है, आप उसको भी आप डेली देखेंगे तो वो भी आपको काफ़ी अच्छा कवर करा देगी, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के पीछे ज़्यादा नहीं भागना है अभी तो कम से कम, क्योंकि करंट अफेयर्स के आप पीछे भागते हो और चीज़ें आपकी छूट जाती है, और छोड़ना भी नहीं है। अगला सब्जेक्ट है हमारा साइंस। साइंस के लिए आप कोई भी बुक अलग से किसी भी राइटर की लेने की जरूरत नहीं है। आप 9th-10th की एनसीईआरटी उठाओ और एनसीईआरटी से इसके नोट्स बना लो, क्योंकि फ्रेंड्स इसके इस बार भी जो क्वेश्चन फंसे हैं वो एनसीईआरटी से ऐसे कैसे आ गए। हाँ, कुछ क्वेश्चन अप्लाइड क्वेश्चन इसके आए थे, उन अप्लाइड क्वेश्चन है उनको भी अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे, अगर एनसीईआरटी के नोट से पढ़ोगे तो आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए कोई अलग बुक लेने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारा जो आया था, जैसे मैंने ना एनसीईआरटी से ही इसके नोट्स बना लिए थे, जैसे रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर है, आपके जो भी टॉपिक है, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स है, साबुन अपमार्जक, मतलब जो भी टॉपिक है मैंने उसके सबके एनसीईआरटी से नोट्स बना लिए थे। जैसे ये क्वेश्चन हमारे आया था, डायरेक्ट ऐसे कैसे दे दिया था, साग सब्जियों वनस्पति और द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ऊष्मा। तो ऐसे मैंने इसमें लिख भी रखा है, अगर आप कहेंगे तो मैं साइंस आपको खुद भी पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो इसके मैं नोट्स भी बनवा दूंगी एनसीईआरटी से, साथ में मैं आपको एनसीईआरटी साइंस पढ़ा भी दूंगी, ठीक है। तो इसके लिए आप अलग से कोई बुक नहीं लोगे, अगर मेरी मानेंगे तो आप बेस्ट 9th और 10th की एनसीईआरटी की बुक से ही नोट्स अभी बना सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है। अगला आता है पॉलिटी। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जिन लोगों का अच्छा है वो भी इसमें नहीं कर पाते, और जिनका अच्छा नहीं है उनका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसमें अच्छा कर पाए। लेकिन फिर भी अगर पॉलिटी, जैसे फ्रेंड्स मैं खुद बताऊं, पॉलिटी मेरे को खुद को बहुत गंदी लगती है, मतलब पॉलिटी को पढ़ने में मुझे बहुत जोर आता है। लेकिन फिर भी मेरे इस बार जो 5 क्वेश्चन आए थे उसमें से मेरे 4 क्वेश्चन आए थे, सॉरी, इसके 4 में से मेरे 3 क्वेश्चन सही हुए थे, एक मैंने छोड़ दिया था, ठीक है, वो मेरे को समझ में नहीं आया था। तो नाथ पब्लिकेशन की बुक है, वो इसकी बेस्ट बुक है, नाथ पब्लिकेशन की बुक है, उसको आप ऐसा करें, इसकी नाथ पब्लिकेशन की बुक ले ले, इसमें अच्छी बुक है राजस्थान भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए, ओके। और जो HP टेलर सर की बुक आती है, इस बुक को ले ले, और साथ में जैसे इसको ही आप बार बार रिवाइज करें। जैसे फ्रेंड्स मैंने इसको इतनी बार पढ़ा था, कम से कम 5 या 6 बार इस बुक को पढ़ा था, तो मुझे ये अच्छे से बुक याद हो गई। तो इस तरह से आप इस बुक को ले लें और इस बुक को बार बार रिवाइज करें। मुझे तो ये काफ़ी अच्छी बुक लगी, ज़्यादा किसी भी लेंथी लैंग्वेज में भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा टफ क्वेश्चन आएगा वो आप ऐसे भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। और दूसरा है राहुल सर के, लास्ट टाइम पे ये वीडियो डालते हैं, तो मैंने लास्ट टाइम की इनकी वीडियो देखी थी, फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन वाले, तो वो वीडियो भी काफ़ी अच्छे लगे थे। तो आप जैसे मैं काम करती थी वो सुन लेती थी इस बुक को पढ़ने के बाद, तो मुझे काफ़ी अच्छा याद हो गया था। जियोग्राफी के लिए भी वही नाथ पब्लिकेशन की बुक अच्छी आती है, आप इसमें से देख लें। साथ में एक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और आप अपने हिसाब से देख लें, मधुसूदन सर है जो जियोग्राफी के ही हैं, स्पेशली वो कोचिंग लेते हैं ऑनलाइन, आप चाहे तो उनकी कोचिंग ले लें, उनके नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि जियोग्राफी फ्रेंड्स मुझे थोड़ा कम पसंद सब्जेक्ट है, क्योंकि मुझे इसमें इसकी लैंग्वेज है कब समझ में नहीं आती है, तो मैंने तो इस तरह से इसके लेके नोट्स बना लिए थे, तो आप भी इस तरह से इसके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अगला सब्जेक्ट आता है हमारा स्कूल मैनेजमेंट, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट में SS यादव सर की बुक तो अच्छी आती है, मैंने तो SS यादव सर की ही बुक पढ़ी थी। नए स्टूडेंट, पुराने स्टूडेंट को पता होगा, लेकिन नए स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ। जैसे SS यादव सर की बुक आती है, कलम पब्लिकेशन से आती थी पहले, तो अब पता नहीं किससे कौन से पब्लिकेशन से आती है, लेकिन SS यादव सर की बुक बहुत अच्छी आती है, ठीक है। इसके अलावा राट पब्लिकेशन की बुक भी आती है। फिर मेरा मानना है कि स्कूल मैनेजमेंट के लिए आप जो भी पढ़ो, चाहे आप राट पब्लिकेशन पढ़ो, SS यादव पढ़ो, लेकिन बुक आपको एक ही फॉलो करनी है, यानी अलग अलग 2 या 3 बुक को फॉलो नहीं करना। आप एक बुक को पढ़ो, लेकिन इसको बार बार पढ़ो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन फंस जाते हैं। पेपर था, उस पेपर में तो स्कूल मैनेजमेंट तो काफ़ी ईजी आई थी, लेकिन जो हमारा 26 जून वाला पेपर हुआ था उसमें काफ़ी थोड़ी टफ आई थी। तो इसमें आप कुछ नहीं कह सकते हैं, बस आप इतना कह सकते हो कि जैसे स्कूल मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के दोनों के मिला के हमारे 10 क्वेश्चन आए थे। इन 10 क्वेश्चन में से आप अगर 6 या 7 क्वेश्चन भी अटेंड कर लेते हो तो आप आगे लीड कर जाते हो। अब अगली बात कर लेते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में अपनी पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो बेस्ट बुक है।
है ना। तो आप या तो अपनी जिसने पहले कोचिंग ले रखी है वो तो अपनी पब्लिकेशन की बुक ले, इसकी जो बुक इनकी एक जो फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशली पेपर बुक आती है जिसमें क्वेश्चन बुक आती है उसको भी आप फॉलो कर लें, वो ले लें। या फिर एक जो धीर सिंह सर जो पढ़ाते हैं अपनी पब्लिकेशन में, उनकी आप कोचिंग ले लें, क्योंकि उनकी कोचिंग लेने से साइकोलॉजी बहुत अच्छी हो जाती है। मैंने देखा है वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और आप अपने खुद के नोट्स बना लें उसको, और बार बार उनको रिवाइज करेंगे तो भी साइकोलॉजी के आप कुछ अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। क्योंकि जरूरी नहीं है इस बार हमारे दोनों को मिला के 10 क्वेश्चन आए, अगली बार साइकोलॉजी को थोड़ा सा वेटेज देते हो, ज्यादा क्वेश्चन इसके आ जाए। तो आप कुछ नहीं कह सकते इस बारे में कि कितने क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपको इस तरह से एक स्ट्रेटजी बना के चलनी होगी, यानी हर सब्जेक्ट में जिसमें से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं उसको कम से कम ऐसा लेना होगा कि 3 क्वेश्चन हम सही कर सकें, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें 6 या 7 क्वेश्चन हम सही कर सकें। तो इससे इस तरह से है आप पढ़ाई अभी से चालू करें, अभी से करेंगे तो आपका फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा, ताकि आप 40% वाला यानी जो 60 मार्क का जो क्राइटेरिया है इसका उसको आप पार कर पाएं आसानी से। क्योंकि अगर जितने भी जैसे कोई भी जो इसका पॉइंट है टॉपिक है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट है वो टफ आता है, तो दूसरा सब्जेक्ट अगर एक लेंदी आता है दूसरा इजी आता है तो आप क्वेश्चन को उसमें से कवर कर सकते हैं। क्योंकि इस बार यही प्रॉब्लम हुई थी, ज्यादातर लोगों ने मैथ साइंस इंग्लिश को छोड़ दिया था, उसमें से वो 1 या 2 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। तो इसके कारण, और हिस्ट्री करंट अफेयर्स के भरोसे जो लोग रहे थे वो हिस्ट्री और करंट अफेयर्स इतनी टफ आ गई थी कि जो अच्छे से पढ़ने वाले थे, जो सब्जेक्ट थी जिनकी, वो भी इसको क्लियर नहीं कर पाए थे। तो फ्रेंड्स मेरा तो यही कहना है कि आप एक स्ट्रेटजी के साथ अभी से लग जाएं पढ़ाई में। साथ में आपको क्या करना है, ज्यादातर स्टूडेंट कहते हैं अपने सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं, फर्स्ट पेपर पर ध्यान देते ही नहीं है। दोनों पेपर को एक साथ लेके चले। जैसे आपके सुबह का टाइम सब्जेक्ट को दे रहे हो तो लगभग आप 12 बजे तक सब्जेक्ट दीजिए को टाइम दीजिए, मतलब 12, 10, 11 जब तक भी आपको टाइम मिलता है सुबह का टाइम जैसे सब्जेक्ट को दीजिए। या फिर आप सुबह का टाइम जीके को दे रहे हैं तो आप शाम का टाइम सब्जेक्ट को दीजिए, वो आपकी सहूलियत के अनुसार देख लीजिए। पर मेरे हिसाब से सुबह सब्जेक्ट को देना टाइम सही रहता है। उसके बाद 2 बजे के बाद जब आप फ्रेश होके वापस से उठते हो उसके बाद आप 2-3 सब्जेक्ट एक साथ लेके जीके पर ध्यान दे सकते हैं, जीके की पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको ज्यादा दिमाग फोर्स या फिर नहीं लेना है, आपको धीरे धीरे, मैंने जैसे बताया था आपको सबके, या तो आपको कोचिंग करनी है तो कोचिंग के नोट्स बना लो, आप अपनी बुक्स जो भी पढ़ रहे हो उन बुक्स से नोट्स बना लो, केवल आपको भी पढ़ना है और नोट्स पे फोकस करना है। उसके बाद 6 महीने जब रहेंगे, हम एक नई वाली रणनीति में बताऊंगी, साथ में आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से कौन से सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना है, एक वीडियो बना के मैं इसमें डाल दूंगी। तो इस तरह से आप अपनी अपनी छोटी छोटे टारगेट, छोटी छोटी रणनीति बनाकर पढ़ाई चालू करो। अभी से ही पढ़ोगे तो आपको आगे इसमें सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है, अभी से आराम से पढ़ना है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात और मैं बता दूं कि इसमें आपको PYQ बुक जरूर ले लेनी है। अभी से ही फर्स्ट ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर अभी तक हुए हैं उनकी PYQ बुक जरूर ले ले। और जैसे कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, उस टॉपिक को सॉल्व करते हुए उसमें से आप देखो कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसमें से वो क्वेश्चन जो बुक लाई, जो आपके पास पेपर है पुराने, उन पेपर में से वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो कहाँ कमी है उनको वापस से देखिए, और उसके जो 4 ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस पर भी वापस से वर्क कीजिए। तो आपकी कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, क्योंकि PYQ चाहे पहले इजी आते थे चाहे अभी टफ आए हैं, लेकिन लैंग्वेज का फर्क है। टॉपिक वो वही उठाते हैं, उन्हीं टॉपिक को किसी का जो ऑप्शन है उसको क्वेश्चन में डाल देते हैं, कोई क्वेश्चन है उसको ऑप्शन में डाल देते हैं। तो आप इस तरह से एक इसके साथ भी काम करिए। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आप अभी नई PYQ की बुक आएगी, मेरे पास तो इसकी थी, प्रेरणा वाली, अच्छी बुक है, मुझे तो अच्छी लगती है इसकी, है ना। इसमें से आप जैसे कोई भी, जैसे आपके कोई भी टॉपिक आ गया, जैसे शिक्षा का अधिकार राजस्थान में नाम क्या है, हाँ ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हो चुका है। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, इसको राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम ऊपर दे देंगे, ये किसमें है ये दे देंगे। तो इस तरह से आपको ये और फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, तो PYQ में आपको ये सब देख के चलना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बुक लिस्ट अच्छी लगी हो, मेरी स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो,
तो प्लीज़ इसको फॉलो करें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और अधिक आपको आपकी स्ट्रेटजी संबंधित या फिर हम और भी कोई वीडियो जो चाहिए उसके लिए आपको मिल सके। थैंक यू। और अगर कोई किसी भी वीडियो को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में डाल दें, मैं उस पर आपको वीडियो बना के बता दूँगी। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।